दोस्तों, दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट और अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम में अगर मैं कहूँ GS1 2025 में 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 या तो डायरेक्टली PYQ से हैं या PYQ पे मॉडिफिकेशन। 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली PYQ पे हैं और 9 क्वेश्चन मॉडिफाइड हैं। बाकी 4 क्वेश्चंस न्यू हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने PYQs के लिए जो ये एनालिसिस वीडियोस फॉलो किए हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली ये वाले जहां मैंने बात की थी 12 क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल के क्वेश्चंस पेपर अगर आप रिसेंट देख के भी गए हो तो 18 क्वेश्चंस आपके हाथ में अगर हैं बहुत बेसिक चीज़ों से, तो आप क्या कहोगे, क्या ये रियल में इतना अनप्रिडिक्टेबल और इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है? स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में। मेरा नाम है कृष्णा और जैसे कि हम लगातार ये 23 के लिए, 22 के लिए, 21 के लिए और उससे पहले भी हम सारे ये एनालिसिस करते आए हैं, उस सेम पैटर्न को 25 के मेंस के लिए भी देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इंडिया का कंसोलिडेशन प्रोसेस बताना है ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इंटीग्रेशन का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस वापस आए हैं 21 के बाद। अब यहाँ देखो, इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है। अगर आप ये हेडिंग देखो, सिलेबस में ना 2 चीज़ें हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, बस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन 2 ही चीज़ है, राइट। तो इसमें आप देखो ये जो येलो हाईलाइटेड है, इसमें इंटीग्रेशन कितनी जगह पे है, ठीक है। ट्रेस इंडिया मतलब ट्रेस करना है किस तरह से हुआ था, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो इसमें वही 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। 21 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और सोशियो कल्चरल चैलेंजेस। यहाँ इन्होंने क्या पूछ लिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। इन 4 हेडिंग्स में आप ये कंसोलिडेशन बता दो, राइट। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आप इंटीग्रेशन के ऊपर PYQs करके गए हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखेगा PYQ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन ने क्या कहा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आज के टाइम में रेलेवेंस है। देखो, जब भी हम कोई पुरानी हिस्ट्री की चीज़ पढ़ते हैं ऑप्शनल में स्पेशली, तो उसमें आपको कंटेम्प्रेरी या आज के टाइम में रेलेवेंस क्या है वो देखना होता है। सिमिलर क्वेश्चन ही तो 2019 में पूछा था, जहाँ अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कहा था कि हाउ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड। ये क्या यही चीज़ नहीं है कि आज के टाइम में रिलेवेंस क्या है? तो ये डायरेक्टली रिपीटेड है, सेम ही चीज़ आंसर में आप लिखने वाले हो। अगला क्वेश्चन, सी लेवल राइज में। इनफैक्ट ऑप्शनल में तो ये चीज़ पूछी है, पिछले साल जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया 12 क्वेश्चन ऑप्शनल से हैं। तो ये क्वेश्चन सी लेवल राइज ये सब ज्योग्राफी में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। बट अभी मैं फ़िलहाल ऑप्शनल पे नहीं जा रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों का ये कहना था कि हम कितनी चीज़ें पढ़ें, तो GS पे ही फोकस करते हैं। क्लाइमेट चेंज और सी लेवल, यहाँ पे IPCC जो क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा था ग्लोबल सी लेवल और कितनी कंट्रीज़ इंडियन ओशन में फ़र्क पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस। अगर आपने पिछले कुछ सालों के करंट अफेयर्स ऑब्जर्व किए हैं तो क्या ये सारे इतने सारे आइलैंड क्या IOR में ही नहीं है, राइट। ये एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये PYQ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस पे ये क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन करना है आपको सोलर एनर्जी जनरेशन, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सोलर एनर्जी 92 में क्वेश्चन पूछा, फिर 2020 में पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया एंड बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, एग्जांपल्स के साथ बताना। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का जब आप बात करते हो तो मेन क्या है, आप पॉलिटिकल में तो 1-2 पॉइंट बता दोगे, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट की ही तो बात करोगे, राइट। देन सुनामी का क्वेश्चन सिलेबस में आप देखो GS1 में लिखा हुआ है, लेकिन इस डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें देखते आए हैं। आप ये क्वेश्चन 2017 का जिसमें NDMA गाइडलाइंस थी उसके साथ में इसको कंपेयर करो। सुनामीज क्या है, ठीक है, डेफिनेशन। हाउ, कैसे फॉर्म होती हैं, फैक्टर्स, हाउ मतलब फैक्टर, कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट। सेम क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो। एग्जांपल्स जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे एक मैप के साथ ज़रूर करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए परफेक्टली डूएबल है। देन एक ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच में जो डिबेट है वही है कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इसको पुअर पीपल की नीड। इससे आप बता दो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कैसे इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी को आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये सिमिलर आपको ऐसे दिख रहे हैं। आयरॉनिकली इस बार इन्होंने GS1 में ही गवर्नेंस से भी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। देन एक ये क्वेश्चन है, इसे हम PYQ क्यों कह रहे हैं, देखो 1991 में इन्होंने पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया और वेरिएशन इन डेंसिटी। जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 5 जोन बनते हैं, जिसमें गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र रीजन है वो जोन 1 हाईएस्ट पॉपुलेशन पे आता है। तो उसी का एक छोटा पार्ट है, इन्होंने 2025 में पूछ लिया।
डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गंगेटिक बेसिन में बतानी है। तो PYQ अगर आपने किए हैं तो ये आप डेफिनेटली कर ले जाओ। अब आते हैं उन क्वेश्चन पे जो हमने लास्ट ईयर बात की थी कि अगर आप ऑप्शनल से क्वेश्चन कर लो। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट PYQ प्लस है। इन्होंने कहा हड़प्पन आर्किटेक्चर के सेलेंट फीचर्स बता दो। तो हड़प्पन आर्किटेक्चर हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे टाउन प्लानिंग पे इन्होंने ज़्यादा पूछा था। अब इन्हीं चीज़ों को लेके हमने ये क्वेश्चन बनाए थे कुछ ऐसे। आप इस ब्लॉग के लिंक में जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस देखो, ऑब्जर्व करो कि अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डोमेस्टिक पब्लिक एंड रिलीजियस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ क्लिक करके आप देखना, आपको आंसर दिखेगा, राइट। तो ये एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन है अगर हम कुछ PYQ करके जाते हैं। खैर ठीक है, एक ऑप्शनल से क्वेश्चन रहा नहीं गया मेरे से, मैंने बहुत सारे ऑप्शनल से स्क्रीनशॉट लिए थे लेकिन हटा दिए बाद में। एक क्वेश्चन रखा, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। मैं बताना क्यों चाहता हूँ, लास्ट ईयर का वीडियो देखना, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, जो रिसेंट ऑप्शनल में क्वेश्चंस आए एटलीस्ट वो टॉपिक देख लो। लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने अकबर के ऊपर पूछा, इबादत खाना इनके रिलीजन में आता है। ये जो PYQ की फाइल है सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, रिलीजियस व्यू अकबर, सुलह-ए-कुल, दीन इलाही, रिलीजियस टॉलरेंस, इबादत खाना और ये सुलह-ए-कुल ही होगा, सेम चीज़, ठीक है। कैथोलिसिटी छोड़ दो। तो क्या हम धार्मिक समन्वयता, इनके लिए इतनी हेडिंग नहीं दे सकते? 10 नंबर का ही तो क्वेश्चन है। मैं सुलह-ए-कुल में 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखता हूँ, दीन इलाही, टॉलरेंस, इबादत खाना, 4 पॉइंट तो मेरे पे हुए, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए बिल्कुल रिसेंट 5 साल के ऑप्शनल के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके जाना, चाहे वो ट्राइब वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना सोशियो में, बिल्कुल अभी रिसेंटली 2 साल पहले पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इस तरह से आपको करके जाना है। देन स्कल्पचर्स, ये भी PYQ है। इनफैक्ट ये PYQ प्लस ही लिखना चाहिए था मुझे, दिस इज़ नॉट न्यू, एक नंबर ऐड हो जाता है, सॉरी। ये न्यू क्यों है, PYQ प्लस क्यों है और न्यू क्यों है? देखो, आज तक इन्होंने ऐसे तो नहीं पूछा कि मतलब इस तरह से एक घुमा फिरा के, लेकिन चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पे स्कल्पचर्स पे पूछा है, मूर्तिकार। अब स्कल्पचर टॉपिक पे UPSC ने रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो UPSC ने 2022 में पूछा था मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, उस टाइम की सोशल लाइफ को कैसे बताते हैं। 2019 में, 2014 में लगातार ये स्कल्पचर्स पे क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, राइट। तो ये स्कल्पचर टॉपिक है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखो क्वेश्चन तो यू विल फाइंड कि इन्होंने पूछा है टेम्पल ऑफ खजुराहो, इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक बता दो, चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको ये पता है खजुराहो टेम्पल और ये सेम चीज़ है, देन यू कैन डू इट। एंड देन खजुराहो स्कल्पचर पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ पे सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आके देख सकते हो। स्कल्पचर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कि ये इस तरह से सेंसुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी शो करते हैं। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा, राइट। तो ये PYQ का रिपीटेशन है और अगर आप उस बेस पे तैयारी करके जाते हो तो। अब ये जो नाम है ज्योतिराव, हम ज्योतिबा फुले पढ़ते हैं, फुले पे, सावित्रीबाई फुले पे भी अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा। तो ये टॉपिक पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1986 में इन्होंने पूछा था कि ये लोग कौन हैं, सबके लिए 2-2 स्टेटमेंट बताने हैं और उनके बारे में आपको बताना है। अब ज्योतिबा फुले न्यूज़ में है तो ये आपको करना बनता है। इसको मैं PYQ प्लस कहना नहीं चाहता हूँ, बस पहले इन्होंने 2 नंबर में पूछा है इसलिए मैंने कह दिया, अदरवाइज़ आप इसमें क्या बताओगे, क्यों वो वेल नोन है। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि सबऑल्टर्न क्लासेस से आपको देखना है, तो वो उपेक्षित तबके ही तो है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो ऐसा थोड़ी कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, जो PYQ में जो भी छोटी छोटी थीम्स पूछी हैं वो आपको देखनी है। देन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड बता दो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको बताना है, और ये ऑन शोर से अलग कैसे हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा मल्टी डायमेंशन इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन वर्ल्ड। तो इसी में आप बता दोगे, जब आप ये तैयारी करते हो तो उसी में आप ये सब एक पार्ट बताते हो कि अनइवन है। यहाँ इम्प्लीकेशन पूछे हैं, यहाँ आपको बताना है कैसे है। इसके पहले 2015 में आर्कटिक में सी मिला, बेसिकली ऑफशोर में इंडिया में क्वेश्चन 91 में पूछा और यहाँ 2002 में। तो ये सब PYQ करके आप कर सकते हो। अब आप ये कहो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, AI, ये GS1 में क्यों पूछ लिया, AI और ड्रोन्स, GIS और RS का क्या मतलब है? RS का मतलब रिमोट सेंसिंग। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि UPSC ना PYQ में कई बार पूछ चुका है, 1 बार 2 बार नहीं पूछा है।
ये देखो आप यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, GIS एंड RS टेक्निक पे इस बार पूछा है, रिसेंटली GPS पूछा है, यहाँ भी GPS है, GPS क्या है 99 में पूछा था, एंड रिमोट सेंसिंग में 83 में पूछा है, 93 और 98। आप समझ रहे हो किस टाइम का क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करके पूछ दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक। इसको मैं क्या कहूँ, PYQ प्लस है नहीं है, मतलब सिंपल पूछा है कि इनफैक्ट ये अभी पिछले 3 साल में 2 बार ज्योग्राफी ऑप्शन में पूछा जा चुका है। शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशन बेसिन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बता दो। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे क्वेश्चन पूछा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन पूछा है, प्लेट टेक्टोनिक पे रिसेंटली फर्स्ट टाइम मेंटल प्लूम पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फोल्ड माउंटेन पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक प्लेट टेक्टोनिक थीम तो है ही। PYQ अगर आप करके जाते हो आपको ये पता है कि रिसेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ PYQ प्लस में क्या कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी 1 2 3 4 4 बार क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, अर्बन प्लानिंग में इन्होंने क्या कहा, स्मार्ट सिटी अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव बता दो। ठीक है, रेलेवेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट बता दो, ये 2016 का क्वेश्चन है, एंड क्या ये रूरल अर्बन डिफरेंसेस लेके आएगा ये बता दो। राइट, आई होप कि आपको समझ आ गया। देन देर इज़ दिस क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे आप देखो अब तक इतने सारे क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं। अब अगर मैं ये क्वेश्चंस देखूं कि ग्लोबलाइजेशन ने कोर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी को अफेक्ट किया है और हम अपनी लोकल आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए, तो सिमिलर सी थीम पे ये क्वेश्चन बनेगा, नॉट एग्जैक्टली PYQ बट रिपीटेशन, की ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बनता है। राइट, तो ये एक PYQ करने वाले स्टूडेंट के लिए डूएबल क्वेश्चन है। देन ये वाला जो टॉपिक है कि ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2 चीज़ों पे चलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। एक तो देखो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट, ये सारे क्वेश्चंस UPSC ने पहले पूछे, लेकिन मैं आपका ध्यान इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे ले जाना चाहूँगा, टोटली अनरिलेटेड लेकिन थीम समझो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, आर्टिकल 244। जो अब अगर आप ये मूवमेंट पढ़ोगे ना, आर्टिकल 244 इसका बैकग्राउंड और 5th शेड्यूल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा आइसोलेशन और डिस्प्लेसमेंट। आइसोलेशन बेसिकली रिहेबिलिटेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये इशू क्या है। तो एक बड़ा मेजर इशू है कि जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से कुछ मेजर इशू जिससे गवर्नमेंट अब तक जूझ रही है। उसके अलावा कुछ बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने गवर्नेंस में पूछा है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये GS 2 में एक टॉपिक है गवर्नेंस में। यहाँ इन्होंने इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, यहाँ पे इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट। इनफैक्ट अगर आप ये कहो कि ये सिलेबस का ही टॉपिक है, बाकी क्वेश्चन देख लेना, तो क्या ये सेम टॉपिक नहीं बन जाता है। आई होप कि मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है। हाँ, न्यू क्वेश्चन, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी हमने बात कर ली थी। देन न्यू नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी, देखो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्यों डाला है, क्योंकि ये ना फिजियोग्राफी फीचर से पूछा। अब नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी में एक तो एग्रीकल्चर आता है, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री आता है, ये नॉन फार्म में आएगा, माइनिंग आ गया। ठीक है, इस तरह से आप जो जो भी एक्टिविटीज़ ले सकते हो वो बतानी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो इसको किसी और टॉपिक में नहीं डाला जा सकता था और ये फिजियोग्राफिक फीचर से आपको रिलेट करके बताना है। एक ये न्यू क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन न्यू है कि आप आज की डेट में ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री कैसे बताते हो। ये देखो कुछ लोग सोशियो में डालेंगे, कुछ ज्योग्राफी में डालेंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ही क्वेश्चन है, फूड इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है। रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। बस ये क्वेश्चन इस बारे में है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उस बावजूद इसके कि हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। राइट, तो आप कैसे इसकी बात करोगे। डिटेल में हम इन क्वेश्चंस के जो डिस्कशन हैं, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, वो हम सिनॉप्सिस IAS पे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे क्लिक करो, आपको होम पेज पे लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्कशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, प्लस जो फर्स्ट कमेंट है उसमें भी पिन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे GS 2 के साथ। बस आप ये ध्यान रखना कि जो पेपर है, सब्जेक्ट देखो आप 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें गवर्नेंस जो कि प्योरली GS 2 का टॉपिक है। राइट,
GS2 के टॉपिक से GS1 में क्वेश्चन पूछा है, सुनामी GS1 2 3 का मिला के पूछ लिया है, रिमोट सेंसिंग पे पहले साइंस टेक में GS3 पे पूछते आया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आते हुए भी कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में कि ये ज्योतिराव फुले ही ज्योतिबा फुले हैं या नहीं, तो ये सीधे 15 नंबर का क्वेश्चन आपका अफेक्ट करता है। या फिर एक इन्होंने जो वर्ड दे दिया है कि जो अकबर की पॉलिसी है, तो ये हमें आती भी है कि नहीं। तो ये तो बेसिकली प्रीलिम्स की नॉलेज से होने वाला क्वेश्चन है, राइट। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि ऑप्शनल के रीसेंट PYQs करो, लेकिन जो मैंने आपको ब्लॉग दिया, अगर आपने MAB कोर्स ज्वाइन किया हुआ है सिनॉप्सिस का, मेंस आंसर बिल्डिंग ये कोर्स है, अगर आपने ये ज्वाइन किया हुआ है देन दिस इज़ राइट मेंस राइट एंड मेंस PYQ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की नीड नहीं पड़ेगी। मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि चुपचाप से जो भी PYQs हैं उनको तो आप लर्न करो, एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एटलीस्ट देखो थीम क्या है। ये सब इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि रिसेंटली ऑप्शनल्स में पूछे गए हैं सिमिलर थीम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में GS2 के एनालिसिस के साथ। दोस्तों GS2 और GS4 के पेपर 2025 के डिफ़िकल्ट पेपर्स माने गए हैं, पता नहीं क्यों। इतना मटेरियल अवेलेबल होने के बाद भी, इतने एनालिसिस PYQ आंसर राइटिंग के कोर्सेज होने के बाद भी, इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। GS1 और 3 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि जो GS2 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, गवर्नेंस से कितने क्वेश्चंस आए हैं, IR से कितने क्वेश्चन आए, और सोशल जस्टिस जो कि हमने GS1 में क्लब किया हुआ है उससे कितने क्वेश्चंस हैं, राइट। तो एक बार मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि जो भी GS2 के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से दिखेंगे डायरेक्टली, राइट। 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस से, गवर्नेंस से आपको दिखेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, और GS1 में एक रोल ऑफ सिविल सर्विस वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसे भी आप गवर्नेंस में ही काउंट करोगे, इथोस ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाला, राइट। और इसके अलावा IR से एज़ यूजुअल जो पिछले कुछ सालों से ट्रेंड है कि 4 क्वेश्चंस पूछने, वही ट्रेंड है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जैसे पूछा, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब सिलेबस में ये लिखी हुई है टर्म डायरेक्टली, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना हेडिंग्स, ये सब सिलेबस के डायरेक्ट टर्म्स हैं। ये वो थीम्स हैं जिस पे UPSC क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ गवर्नेंस में सैलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इसमें इन सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे, राइट। तो अगर डायरेक्टली ROPA पे ही क्वेश्चन पूछ लिया और इन्होंने यहाँ पूछा डिस्कस करप्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ इन्होंने कहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन करने के लिए सिंप्लीफिकेशन की नीड है, 2020 में क्वेश्चन पूछा, राइट। इसी एक्ट में कहीं इधर उधर भी नहीं पूछा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि लोगों के पास डिसप्रोपोर्शनेट वे में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हम उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माने या एक करप्ट प्रैक्टिस माने। 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से 5 नंबर में आपको ये बताना है, जो क्लियरली एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर GS2 का डुएबल है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, या तो आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या फिर आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है, आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ आप माइंड में रखो, राइट। हम एक बार यहाँ देखते हैं कि 2025 से किस तरह से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। जो येलो हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, अगर आप क्वेश्चंस देखो इन थीम्स पे जो हाईलाइटेड है उनमें कोई ना कोई क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस हैं। गवर्नेंस में इन थीम से क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड IR में इन थीम से क्वेश्चन है। IR में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो विल सी कि क्वेश्चंस किस तरह से PSIR के सिलेबस से मैच करते हैं। हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी GS4 में भी इस बार पूछा है, इसी साल पूछा है। GS2 में पूछा, एक दिन पहले इन्होंने GS2 में पूछा कि एप्लीकेशंस बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, अगले दिन इन्होंने सिग्निफिकेंस पे बात कर ली। अब अगर आप ये क्वेश्चंस करके गए हो कि शॉर्ट नोट आपने लिख लिया, शॉर्ट नोट एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इवोल्यूशन कैसे हुआ, थिंकर्स अगर आपको देने हैं ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप शॉर्ट नोट लिखना चाहते हो। इनफैक्ट GS में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड कोई ना कोई थिंकर तो होगा आपके पास, लिखो। ये भले 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप एक बहुत बड़ा एसेट समझ सकते हो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, राइट। लिमिटेशन या डीमेरिट एक ही चीज़ होती है। इसका आज की डेट में इंडिया में एप्लीकेशन क्या है, जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया में एप्लीकेशन क्या है, वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, इतनी हेडिंग्स शॉर्ट नोट में आती हैं। तो आप ये देख लो एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस, अगर आप ये सब चीज़ें करके गए हो जो आपको आनी चाहिए,
राइट। तो ये एक डुएबल क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट। किसी चीज़ के लिए बताना, अगर आपको आंसर राइटिंग आती है, बेसिक्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप MAB में जिस वीडियो में, कुछ तो इस तरह के वीडियोस हैं, इनको छोड़ देना, जहाँ भी मैंने आंसर्स क्वेश्चन के डिस्कस किए, ये पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे फिलोसफिकल ऐसे कैसे करने, आंसर राइटिंग, ये वाले वीडियोस देखना, ये आंसर राइटिंग, ये वाला, ये वाले, ये सब वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो फिर इस तरह के डुएबल क्वेश्चंस होने चाहिए। GS2 में क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समथिंग, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, क्वेश्चन यहाँ से है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट यहाँ से बता दोगे, एप्लीकेशन इतने में कुछ तो पढ़ लोगे, नहीं भी आता तो देन डू समथिंग। अगर आपको ये नहीं पता इस टॉपिक के एप्लीकेशन क्या है, देन आप एक प्रॉब्लम में जी रहे हो या फिर प्रॉब्लमेटिक वे में तैयारी कर रहे हो। आपको अपने सोर्सेज, मेंटर्स, कोर्सेज सब कुछ चेंज करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेंडिंग प्रोसीजर से पूछा है। कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया कि जो नया है। इन्होंने कहा कि प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन। पहली चीज़ आप ये समझो, जो ये लिखा है ना, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है बेसिकली एग्जाम में। इसको आप यूज़ कर सकते हो इंट्रो और कंक्लूजन में। इसके अलावा अगर आप इस पर टाइम दे रहे हो देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन यही है इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इसको आप इंट्रो में, थोड़ा एक्सटेंडेड इंट्रो में बता सकते हो, दैट्स इट। आपको प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस बतानी है। अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट तो प्री में भी पढ़ते हैं यार, कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट एक चेक रखता है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, कहीं लिमिटेशंस ओवरराइड तो नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछा है या प्रोसीजर लिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो अमेंडमेंट्स जब हम पढ़ लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके डुएबल क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। तो अमेंडमेंट सिलेबस का टॉपिक है। अमेंडमेंट में आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी देखते हो, क्या क्या न्यूज़ में, कभी कुछ 2023 में अलग पूछ लिया, 2017 में अलग पूछ लिया। अमेंडिंग प्रोसीजर्स भी पूछते हैं, 12 साल बाद इन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल रिलेशन, कहाँ आएगा ये, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल है। तो इसमें पहले क्या पूछा था कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बता दो, कमेंट करो, यहाँ का एग्जामिन करो। इवॉल्विंग पैटर्न सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेम चीज़ हो गई, इवोल्यूशन। और यहाँ पे पूछा था कि पोस्ट 91 2005 का क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन करके जा रहे हो या 2013 के बाद के क्वेश्चन जा रहे हो, तो फिर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके पास ये हलवा क्वेश्चन रखा है, अगर आप 2005 का क्वेश्चन पढ़ के गए हो कि ये आपको रट के जाना है। रिफॉर्म्स ने क्या इसको अफेक्ट किया है? पोस्ट 91 के रिफॉर्म्स तो आज भी पोस्ट 91 ही है ना, ये रीसेंट रिफॉर्म्स हैं। आज की डेट में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो रीसेंट रिफॉर्म्स आपको देखने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। देन अगला कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ये एक ऐसी थीम है जिससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे। इसी साल इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, हालांकि मैंने यहाँ ये रख दिए, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन है प्रेसिडेंट की पावर का, पावर टू पार्डन इंडिया USA लिमिट्स। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लोगों को आता होगा, तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस। या फिर इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, ये आता होगा। बट अपॉइंटमेंट ऑफ जज इंडिया USA, जब तक आपने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा हो या तो करंट अफेयर्स में या कुछ, देन आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चंस अगर आप देखो इंडिया USA, इंडिया USA, इंडिया USA, इंडिया USA, इसी थीम से कंपैरिजन पूछ रहा है, या फिर वो सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अब ये प्रेसिडेंट पार्डन का अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट में एक टॉपिक है पार्डनिंग पावर, क्लीमेंसी। ये क्वेश्चंस पूछे, और पहले कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था। इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल डिले, जो देवेंद्र कुमार सिंह भुल्लर केस था, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेथ सेंटेंस और ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत डिले होती है, तो क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए? ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लीमेंसी इज़ नॉट अ प्रिविलेज, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो ये आपको बताने हैं। अब USA का अगर पढ़ाओ तो ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता हो, चाहे कितने भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, कितना भी कुछ करो, तो डिफिकल्ट। देन जुडिशरी का जो ये क्वेश्चन है कि इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी, पहला क्वेश्चन तो देख लो, ये कोलिजियम सिस्टम का इवोल्यूशन 2017 में नहीं पूछा था NJAC पे, और इंडिया USA, मतलब इसमें आप 7.5 मार्क्स का कर सकते हो एटलीस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अभी आएंगे जुडिशरी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पे भी आएंगे, राइट। तो इस वे में आप क्वेश्चंस देखो क्या डुएबल हैं क्या नहीं है। इसमें से अगर मुझे प्रिपरेशन करना होता और मैं करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करता हूँ टाइम वेस्ट करने में, देन मैं यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है छोड़ दूँ,
या हो सकता है 10 नंबर मेरे लिए पूरा ही बाउंसर हो और यहाँ पे ये वाला 5 नंबर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दूँ, कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, राइट। जो आता है, जो रिपीटेड है वो तो कर लो। देन ये J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये टॉपिक यहाँ आएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर, सिलेबस की हेडिंग देखो, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। इसमें आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों देखने हैं। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पार्लियामेंट में आप ये टॉपिक देखो, इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो पार्लियामेंट, लोकसभा जब आप करते हो तो लोकसभा के बाद अगला टॉपिक क्या आएगा, SLA। कभी राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे पूछ लेते हैं। तो ये ना पिछले कुछ टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है J&K लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 2019 का एक्ट था उसके बाद क्या हुआ, फंक्शंस क्या हैं उसके, क्या नहीं है, इलेक्शन हो गए। तो ये एक आई होप कि अगर आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तो भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट अगेन सबके लिए डिफ़िकल्ट है, राइट, फिर भी डूएबल क्वेश्चन है। ये हमने अभी पार्डनिंग पावर हमने ऑलरेडी कंपैरिजन में डिस्कस कर लिया। रिलेटिवली कुछ पार्ट तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। देन कोलेजियम जो सिस्टम है, ये जुडिशरी में आप देखो इन थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जुडिशरी में पूछा है वो है ट्रिब्यूनल एंड लोक अदालत पे। नीड पूछी है, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैसे, एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ 2018 का क्वेश्चन क्या है, ट्रिब्यूनल्स कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट सिस्टम। आप एग्री करते हो कि नहीं? नाउ इट इज ट्रिब्यूनल, कैट की हालांकि क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ एक्सरसाइजिंग पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स की नीड क्या है, लोक अदालत की नीड क्या है, ये तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी मटेरियल पढ़ते हो आना चाहिए। नीड क्या है ट्रिब्यूनल्स की, बहुत बेसिक भी आंसर लिखोगे ना, टाइम हो गया, जुडिशियल बैकलॉग ज़्यादा है, कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के मतलब के भी जजमेंट ना हो, वो भी जाते हैं, तो वो आप ट्रिब्यूनल लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक चीज़ पे काम करे, जैसे बिजली पानी के बिल से रिलेटेड अगर चीज़ है, कोर्ट में क्यों जाओगे, राइट। तो बहुत बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो भी आप इसे कर सकते हो। देन रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। आप देखो ट्रिब्यूनल्स पे जो क्वेश्चंस का इवोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस है, राइट। ये पूछ ऐसे रहा है कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस देखते हैं, इसका स्कोप पूछा है, राइट। ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बता दो, कॉम्पिटेंसी बता दो। अब इन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, हालांकि बहुत ही जानी पहचानी थीम है, 2021 में जब ये रिफॉर्म्स हुए थे तब से ये चीज़ न्यूज़ में भी है, एंड आई होप कि आप कर सकते हो। देन पॉलिटी के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नेंस। ये हमने ROPA वाला क्वेश्चन देख लिया, एक डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए, आई होप बिल्कुल डूएबल होना चाहिए। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इतने सारों पे क्वेश्चन पूछा है। AGI पे आप देखो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। फंक्शंस ऑफ AGI क्या है, ये 1981 का क्वेश्चन है, 1981 का क्वेश्चन है। ये है 2019 का, AGI इज चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन। ये रहे यहाँ पे चीफ लीगल एडवाइज़र है, राइट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, क्या कर सकता है कि ये पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब पता होता है, होपफुली प्रीलिम्स की नॉलेज है, तो ये करना है आपको, राइट। टर्म्स भी कई बार सिमिलर ले लेता है, चीफ लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसिल, राइट, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट। AGI का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। आप एक बार नेशनल जो कमीशंस हैं, ह्यूमन राइट कमीशन पे, इस पे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पॉज करके देख लेना। माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट, देन NHRC, देन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इससे पहले 2014 से पहले उन्होंने NHRC के और माइनॉरिटी राइट्स के बियॉन्ड जाना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फिर यहाँ पे वेरियस कमीशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। देन इसके बाद NCW, ह्यूमन राइट कमीशन और ये, ठीक। तो NCW इसको चिल्ड्रन के जो चैलेंजेस हैं जो डिजिटल एज में, उनके लिए काम करना होता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है,
मेजर्स क्या है। अब मैं आपको एक GS 1 में और 2 में जो हमने सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस वाला टॉपिक लिया है, यहाँ ये टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट। सिलेबस में है चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर। यहाँ आप देखो क्वेश्चंस देखो, 2016 में नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पूछा है, 2012 में चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन पूछा है, 2011 में PCPNDT पे क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो क्या है, चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज़ जो कि GS 1 में हम मोस्टली इश्यूज़ पढ़ते हैं, GS 2 में हम उसका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है या फिर पॉलिटिकल गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, होपफुली आप कर सकते हो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है बट डूएबल होना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक गवर्नेंस में एक थीम है प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल। सिलेबस में देखो क्या लिखा है, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। प्रेशर ग्रुप ना बहुत सारे होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक्सक्लूसिवली प्रेशर ग्रुप्स पे इन जनरल, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन। तो जो ये क्वेश्चन पूछा है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, आप यहाँ देखो अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप यहाँ पूछा होते क्या है बता दोगे होपफुली। रोल पूछा है, यहाँ इन्होंने प्रेशर ग्रुप का हाउ कैसे करते हैं, मेथड्स, हाउ, रोल। ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, यहाँ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के रोल पूछ लिया। तो जितने भी न्यूज़ में रहते, जैसे इस साल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स NGO वगैरह न्यूज़ में थे, पूछ लिया। कभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रहती हैं, 2019 में आपको पता है क्यों न्यूज़ में थी, तब पूछ लिया। 2016-17 में ये न्यूज़ में थे तब इन्होंने पूछ लिया। तो इस वे में क्वेश्चंस का आप देखोगे रिपीटेशन आपको दिखेगा, थीम्स दिखेंगी, PYQ से जो उस साल करंट अफेयर्स में है वो दिख जाएगा। देन अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा सिविल सोसाइटी के ऊपर, वही प्रेशर ग्रुप में ही ये टॉपिक आएगा। सिविल सोसाइटी को एंटी स्टेट एक्टर कहते हैं नॉन स्टेट के बदले। ऐसा क्या है, राज्य विरोधी क्यों है? ठीक है, सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस देखो आप कैसे पूछे, फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। सिविल सोसाइटी की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या इंडिया में हो भी सकता है कि नहीं? ठीक है, ये वही बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी इंडिया में सिर्फ एंटी इंडियन है। नैरेटिव्स देखो आप, राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट दोनों साइड के, आपको समझ आ जाएगा। देन इल्यूजन ऑफ रियलिटी का भी पूछ रहा है, क्या सिविल सोसाइटी और NGO मिलके ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं, दे सकते हैं? चैलेंजेस बताओ। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस करके गए हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स आप एक सीरियस वे में प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस में, थीम ये है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। 2 बार लिखा है सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 2 लाइन बाद ये लिखा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड इशूज़। ठीक है, GS 4 में भी लिखा है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन वहाँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका हो RTI से रिलेटेड क्यों है? क्वेश्चन ये है कि आज के जो डेवलपमेंट मॉडल हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, डिसीजन यहाँ लिए जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ हो रहा है, कोई तालमेल नहीं है। राइट, तो गवर्नेंस का क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से दूर है और एग्जीक्यूशन अलग है। उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक अप्लाइड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करके लिखना होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो शो किया था कि अगर आपको आंसर नहीं आते देन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसी तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। राइट, देन ई गवर्नेंस से क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में क्या है सिलेबस में देखो, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, जो सक्सेस है, एप्लीकेशन है और पोटेंशियल है, इन 3 चीज़ों के क्वेश्चन एक साथ देख लो। मॉडल्स अलग वे में देख लो, 2024 में मॉडल पे क्वेश्चन पूछा, 2020 में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, 2018 में इन्होंने एप्लीकेशन से पूछा था एंड लिमिटेशन पे 2023 में क्वेश्चन पूछा, 2019 में पूछा। तो ई गवर्नेंस पे क्वेश्चंस तो लगातार आ रहे हैं। ई गवर्नेंस की लिमिटेशन क्या है, इनका एक बुल्ट इन बायस है, टेक्नोलॉजी और बैकएंड इंटीग्रेशन। UI डिज़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, बैकएंड बहुत अच्छा कर लेंगे, टेक्नोलॉजी कर लेंगे, बट यूज़र इंटरफेस तो बढ़िया दो। तो क्वेश्चंस देखो, इनएडिक्वेसीज हैम्पर क्यों कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी रीज़न से सफ़र कर रहा है। तो एक जानी पहचानी थीम है, अगर आप PYQ करके जाते हो तो डेफिनेटली ये एक डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए। देन सिलेबस की थीम है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो इसमें आप देखो 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कि सिविल सर्वेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट क्वेश्चन 92, 90 और 85 3 क्वेश्चन पूछे गए।
देन रोल पे इन्होंने रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, पॉज करके आप देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रोल पूछे हैं। जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं 2025 का क्वेश्चन है, GS4 में भी पूछा है इन्होंने ये क्वेश्चन, ठीक है, ये GS4 का क्वेश्चन है, ये GS1 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस टॉपिक पे हम GS1 में क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और GS4 में हम आगे देख लेंगे, राइट। GS2 में नहीं पूछा है, बट आप क्वेश्चंस देखो किस तरह से एक पेपर के GS1 के, GS2 में, GS2 के, GS4 में इस तरह से पूछ रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन हम देखते हैं। IR में देखो सिलेबस में ना बस इतना लिखा हुआ है, इंडिया एंड रिलेशन, बायलैटरल रीजनल, एक ये लाइन लिखी है, एक लाइन लिखी है, ये लिखा है बस, और ये तो यहीं लिखा हुआ है इंडियन डायस्पोरा। कैसे करोगे? इसके लिए जो फाइल है ना सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में अपलोडेड रहती है, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन शो किए। यहाँ पे IR पार्ट 2 सब्जेक्ट हैं, एक एनवायरनमेंट, उसके लिए हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की थीम्स ली है, एंड IR। आप क्वेश्चंस देखो एक बार, मैं क्वेश्चन आपको शो कर दूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट IR के देख लो। इंडिया अफ्रीका, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर, एनर्जी सिक्योरिटी, और ये आपका जियोपॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन UN रिफॉर्म्स। अब आप ये थीम्स देखो, सिलेबस में तो यहाँ कहीं डायरेक्टली नहीं है, बट PSIR के अगर आप थीम्स देखते हो तो आर्म रेस एंड कोल्ड वॉर, ये रहा, ठीक है। इन सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इस फाइल में देखना, सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं। देन UN सिस्टम, रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, UN एजेंसीज क्या है, नीड फॉर UN रिफॉर्म्स, तो ये एक थीम है। इसमें ऐसी कोई भी थीम नहीं है जो आप GS में नहीं पढ़ना चाहोगे, पढ़नी पड़ेगी आपको, राइट। देन IR में इनका PSIR में आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज क्या है, ठीक है। देन जैसे ग्लोबल नॉर्थ है वैसे ग्लोबल साउथ भी लिखा है, रिलेशन विद अफ्रीका, सिलेबस में आपको डायरेक्टली देखना है, NIEO, ये सारी चीज़ें थीम में है। देन इंडिया एंड UN सिस्टम PSIR में भी, मतलब ऑप्शनल में भी रिपीटेशन 1 की 4 लगा के उन्होंने सिलेबस में लिखा हो। रोल इन UN पीस कीपिंग मिशन और डिमांड फॉर परमानेंट सीट, बेसिकली UN रिफॉर्म्स, और ये एक ही टॉपिक है जो हम देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 क्वेश्चन कैसे हैं। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया अफ्रीका इन्फ्लुएंस के ऊपर 2017 से तीसरा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्या एग्जैक्टली इसमें हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे कहूँ, आपको I and U, हम दोनों को एक डिजिटल पार्टनरशिप करनी है, क्या क्या करोगे आप? 3 चीज़ें इन्होंने लिखी दी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, को डेवलपमेंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। जब भी 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं क्या विज़न होता है? रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेंगे, जो ज़्यादा बड़ा आदमी होगा वो छोटे को टेक्नोलॉजी देगा, राइट। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बड़े का छोटे को देना समझ में आता है, बट अफ्रीका इंडिया, मतलब कौन दे रहा है? इंडिया अफ्रीका से टेक्नोलॉजी लेने नहीं जा रहा है। USA वाले क्या करते हैं हमारे साथ, आप समझ लो, बट ठीक है, पॉजिटिव वे में हमें लिखना है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, टॉपिक क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड आप धीरे धीरे देखो, इतने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पॉज करके आपको देखना है, देख लेना। तो आज की डेट में अगर आप डॉक्टर S जयशंकर के फ़ैन हैं तो ठीक है, नहीं है तो UPSC के टाइम पे तो हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल एंटी आज की गवर्नमेंट हो, राइट। तो इंडिया की इंटीग्रेटेड एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगा दिया? आप रशिया से डील कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब क्या है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होगी, एनर्जी सिक्योरिटी कुछ भी हो। हालांकि एनर्जी सिक्योरिटी GS1 का टॉपिक है, हम ज्योग्राफी में देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, रिसोर्सेज में हमने देखे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो यहाँ देख लेना। बट ये अगेन GS2 का क्वेश्चन है, वो भी IR का, ठीक। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछे हैं, देन पंचशील पे क्वेश्चन पूछे हैं, गुजरात डॉक्ट्रिन। जब नेहरू और पंचशील पे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है तो आज की जो गवर्नमेंट है उस पर पूछेगा। गुजरात डॉक्ट्रिन पे UPSC ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी तो आप मतलब छोड़ दो, ठीक है। देन पोस्ट कोल्ड वॉर, राइट, जो कोल्ड वॉर है और सोवियत यूनियन का कोलैप्स, ये तो PSIR में एक थीम है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो रहा है, पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड जो है एक सॉवरेन नेशनलिज्म की जगह बनता जा रहा है, जहाँ नेशनलिस्ट चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कोल्ड वॉर कब हुआ था? 1991 में एंड हुआ था, ठीक है। अब उस टाइम के बाद आप देखो GS3 में प्रोटेक्शनिज्म पे क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। इश्यूज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे GS1 में क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो कोल्ड वॉर के बाद का वर्ल्ड क्या है, ठीक है। जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 2010 का क्वेश्चन है, हो गया था, उससे इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक
क्या क्या चेंजेस हैं वो देखने, और रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, राइट। इस वे में आपको दिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इंडिया रशिया रिलेशंस पे क्या होगा, राइट। तो एक अलग, ठीक है, GS2 में भी दिख रहा है, GS3 में भी दिख रहा है, सब जगह वही तो दिख रहा है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, UN रिफॉर्म्स। UN रिफॉर्म्स एक बड़ी चीज़ है जिसमें परमानेंट सीट हमें चाहिए तो फिर बाकियों को भी चाहिए, हमारे पड़ोसियों को भी चाहिए, अफ्रीका को भी चाहिए और साउथ अमेरिका में भी लोगों को चाहिए। तो 2005-2015 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि परमानेंट सीट। इस साल इन्होंने पूछा UN रिफॉर्म्स, लगातार इन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस इन UN, जिसका एक पार्ट परमानेंट सीट के जो चेंजेस हैं, वीटो प्रोसीजर है, वॉइस कितनी है, वोट शेयर कितना है, राइट, UNSC में रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये एक थीम है, बहुत ही जानी पहचानी थीम है, बहुत ही जानी पहचानी थीम है। देन दो क्वेश्चन सोशल जस्टिस के भी दिख रहे हैं। रोल ऑफ वुमेन में आप देखोगे जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, पॉज करके देख लेना। जेंडर इक्वालिटी, कभी इम्प्लीकेशन पूछे, कभी कंस्ट्रेंट पूछे, कभी कुछ और पूछे। 2024 में पूछा था जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से भी अलग से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब सोशल कैपिटल एक ये थीम है ना, अगर आप ये देखोगे सोशल कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर हम ये टर्म सर्च करते हैं तो आई थिंक GS4 में पूछा था, एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। गवर्नेंस कौन सी यूनिट में पूछा है? प्रोबिट इन गवर्नेंस, ठीक है। सोशल कैपिटल क्या होता है, गुड गवर्नेंस को कैसे इनहांस करता है, 2023 में। प्रीलिम्स में भी कुछ टाइम पहले सोशल कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, सोशल कैपिटल क्या होता है। अब अगर आपको सोशल कैपिटल बेसिकली आपकी मेरी बॉन्डिंग, सोसाइटी में बॉन्डिंग क्या होती है। सिटी में एक आदमी सामने वाले को नहीं जानता, देयर इज़ नो सोशल कैपिटल। गाँव में किसी बच्ची की शादी होती है तो सारे लोग मिलके शादी करवाते हैं, दैट इज सोशल कैपिटल, राइट। किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो सब लोग मिलके उस घर में काम करते हैं, दैट इज सोशल कैपिटल। तो वुमेन की सोशल कैपिटल तो बहुत बड़ी है, किटी पार्टी से लेके हर तरह की पार्टीज। उससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, जेंडर इक्विटी भी है, ठीक। ये आपको अप्लाई करके लिखना है 2 पार्ट में कि सोशल कैपिटल अच्छी है तो उससे एम्पावरमेंट कैसे होता है, और इक्विटी इक्वालिटी, इनको आप रिलेट कर सकते हो। देन जो एक और क्वेश्चन है पॉवर्टी, सिलेबस में पॉवर्टी 2 जगह है। GS1 में है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, GS1 में इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो इस थीम में पॉवर्टी एस्टिमेशन है, डेवलपमेंट इश्यूज़ है, इनइक्वालिटी है जिस पर अलग से क्वेश्चन पूछे हैं, और इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। इस बार क्या पूछा है इन्होंने, इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटीज़ पे ये 1 2 3 4 फोर्थ टाइम क्वेश्चन पूछा है, जिसमें एक बार ये क्लास इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को लेकर कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यहाँ भी क्लास इनइक्वालिटी टाइप ही चीज़ है कि ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज, ये क्लास इनइक्वालिटी ही तो है। ले देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लास इनइक्वालिटी क्या होती है, वर्ग असमानता, अमीर गरीब का भेद क्या है, तो फिर पढ़ो और क्या कर सकते हैं। क्लास वर्ड तो पता होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था वो नहीं पता, इन जनरल तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारा जो एनालिसिस है हमारा हुआ GS2 का, राइट। तो इन वीडियोस को जो मैंने अभी आपको बताए इनको देखो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको देखो, और जो इस प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट अगर आप देख गए और एग्जीक्यूट कर गए, इवन फ्री प्लेलिस्ट भी, कोर्स की तो बात बहुत अलग है, मेंस आंसर बिल्डिंग सिनॉप्सिस पे एक कोर्स भी चलता है, कोर्स की बात तो बहुत अलग है। अगर आप ये फ्री प्लेलिस्ट भी देख गए तो भी आप 30-40 नंबर एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लिखना करना सीख जाओगे। करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है इस पूरे पेपर में आपने देख लिया, मतलब मैं अगर छोड़ भी दूँ ना तो ले दे के 10 नंबर और 17.5 नंबर, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं कर जाऊँगा। लेकिन अगर हम PYQ बेस्ड प्रिपरेशन रखते हैं और बहुत पुराने टाइम तक चले जाते हैं तो GS2 आपके हाथ में है। 1980 से अब तक, 79 से लेके अब तक 45 ईयर्स होते हैं, 46वां साल है, ठीक है। GS1 to 3 में अगर हम मान लें कि 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और GS4 2013 से ओवरऑल ले दे के 2500 के आसपास क्वेश्चन हैं, जिसमें से 30% 40% आपके रिपीटेड है। तो अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी करते हो, एंड मैं मान लेता हूँ इसको, चलो 2000 क्वेश्चन एक रेशियो लेते हो, 200 दिन में आप कर लोगे। आज से भी बैठोगे ना करने तो कर ले जाओगे। अगर आपको फ्री करना है, AI यूज़ करना है, जो करना है करो। अगर आपको जल्दी करना है देन सिनॉप्सिस पे ये वाले राइट मेंस एंड मेंस PYQs ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई और कोर्स ज्वाइन करने से पहले देख लेना सिनॉप्सिस से कॉपीड ना हो, या फिर लोगों ने जनरली इस डेप्थ में काम किया हो कि वो आपको PYQ अगर करा रहे तो काम आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक वीडियो और है जिसमें हम बात करेंगे GS4 में क्वेश्चंस किस तरह से आए। थैंक यू।
दोस्तों इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा एक गलत फैक्ट से। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में, और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस 3 यानी कि इकोनॉमी के 2025 के क्वेश्चंस के सोर्सेस का जो यूपीएससी ने पूछे। गलत क्या है? जीएस 3 यानी कि इकोनॉमी। जीएस 3 इज़ नॉट इक्वल टू इकोनॉमी। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही इकोनॉमी से पूछे हैं, बाकी एग्रीकल्चर से 4, साइंस टेक से 4, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से 4, इस बार डीएम से कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी से भी 4। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो अपनी तैयारी को थोड़ा इकनॉमी से बाहर ले जाओ। इस लेक्चर में हम इकनॉमी के क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में डिस्कशन करेंगे, हम नीचे से शुरुआत करेंगे। अगर हम देखें तो 8 नए क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू से डायरेक्टली जो रिपीटेड हैं, बिल्कुल आप पीवाईक्यू से कर सकते हो गच, तो वो 5 क्वेश्चंस हैं, और 7 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू पे स्लाइट मॉडिफिकेशंस या थीम्स जो एक्सपेक्टेड होने चाहिए थे वो क्वेश्चंस हैं, राइट। अब न्यू क्वेश्चन में इस बार मैंने एक चीज़ की है जो मैं पिछले साल तक नहीं करता आया था, कि सिनॉप्सिस से करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आपको हिट दिखेंगे। लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो 7 क्वेश्चंस जीएस 3 में डायरेक्टली रिपीटेड थे, उससे पिछले साल 12 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे, तो इस साल भी मोटा मोटा आप देखोगे तो लगभग 12 क्वेश्चंस ही पीवाईक्यू से हैं, राइट। हम शुरुआत करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, राइट। यही सेम टर्म 2017 में पूछा गया था, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल स्कोरेज, राइट। सॉल्यूशंस क्या हैं इसके लिए? तो ये काउंटर मेजर्स बेसिकली सॉल्यूशंस है। मेजर्स पे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है। कलर मैच करो, ठीक है। कलर येलो कलर में थीम है एंड एक कलर अलग थीम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कलर अलग। टेररिज्म कैसे इंडिया में मैनिफेस्ट होता है, एग्जांपल बताओ। तो कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, कॉजेज, लिंकेज, ये सारा बताओ आप कैसे इंडिया में मैनिफेस्ट होता है, और टेररिज्म एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह इमर्ज हो रही है, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक्सपेक्टेड थीम है, आपको प्रिपेयर करनी चाहिए थी, होपफुली आपने तैयार किया भी होगा। इस बार का पेपर अगर आप देखो अदर देन इकोनॉमी इजी दिखता है, डूएबल पेपर है। जो न्यू क्वेश्चंस भी हैं वो भी ऐसे हैं कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। अगला क्वेश्चन LWE पर पूछा है। LWE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अभी रिसेंटली 2026 तक हम LWE ख़त्म कर देंगे। अमित शाह जी ने बिल्कुल कुछ दिन पहले कहा, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, वो क्वेश्चन पूछ लिया। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले कहा, वो इन्होंने पूछ लिया। तो गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आप ज़रूर देखो, राइट। तो आप LWE से क्या समझते हैं, कैसे लोग अफेक्ट होते हैं, और मेजर्स ये वाला कलर मैच करो, स्ट्रेटजी, मेजर्स, अप्रोच, करेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। पीपल अफेक्ट कैसे होते हैं, इश्यूज़ वगैरह बता दो, और डेफिनेशन टॉपिक ही है तो जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन प्रिपेयर ज़रूर करते हैं। तो एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राइट। GS1 में भी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो सिमिलर थीम जब मैंने आपसे डिस्कस भी की थी ना, ये 2 क्वेश्चंस कि ये वाले बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की बात की है और जो आइसोलेशन रिहेबिलिटेशन की बात है, तो वो सारे इश्यूज सिमिलर हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर चैलेंजेस जो बताने हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बताना है, और पीस अकॉर्ड्स क्या हुए हैं 5 डिकेड में। अब आप कलर्स देखो, ठीक है। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। मेजर रीजन्स फॉर सर्वाइवल, ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे किसी एक ट्राइब के बारे में पूछा, लेकिन ये तो डायरेक्टली 17 का क्वेश्चन है। अब आप अकॉर्ड की बात देखो, पीस अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। नॉर्थ ईस्ट के पीस अकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, राइट। नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई चीज़ आएगी ऐसे अकॉर्ड, वो हमेशा यूपीएससी पूछ लेता, तो पहले भी इन्होंने ऐसे ही पूछे हुए, ठीक है। तो जो भी अकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये 80 से लेकर 86 से लेकर अब तक वही ट्रेंड चला आ रहा है, राइट। तो रीसेंट अकॉर्ड्स आपने करंट अफेयर्स में ज़रूर पढ़े होंगे, होपफुली आप पीवाईक्यू के हेल्प से और करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत टच से इसको कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के ट्रेड के लिए वाइटल क्यों है, ठीक है। एंड आपको बताना है चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। तो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस का तो यही क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, राइट। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा, देन 2023 में रोल ऑफ IMO पे पूछा, देन 2024 में भी पूछा, देन 2025 में भी पूछा, राइट। तो रोल ऑफ IMO बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं वाई इट इज़ वाइटल रोल पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, इनिशिएटिव्स, रोल ऑफ IMO एक ही चीज़ हो गई,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमिलर टॉपिक्स हो गए। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप PYQs करके जाते हो देन यू आर गुड टू गो। देन इन्वायरमेंट में पहले हम देख लेते हैं PYQ से क्या रिपीटेशन है। मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर पूछा है कि मिनरल रिसोर्सेज ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना, बस ये बता दिया है कि कुछ कुछ है, फाउंडेशन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, वाई इज़ माइनिंग एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ये क्वेश्चन है। PYQ प्लस क्यों कहा, क्योंकि एग्जैक्टली रिपीटेशन नहीं है, इलीगल माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे, तो माइनिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्यों है वो आपको देख लेना चाहिए। और रेमेडियल मेजर्स आपको बताने हैं, राइट। एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं है, लेकिन जैसे मेंस इन 300 टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मेंस, आप इस लिंक पे क्लिक करो तो यू विल फाइंड दिस लिंक। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है यहाँ से कर लेना। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट, क्या पूछा है, माइनिंग एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्यों है, सेम। इससे पहले इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग भी पूछा था, डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं है लेकिन सिमिलर सा क्वेश्चन। देन रेमेडियल मेजर्स, तो यहाँ आप देखो इम्पैक्ट के बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी आपके रेमेडियल मेजर्स में आएंगे। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस भी रेमेडीज़ में आएंगी। इनोवेशन छोड़ दो आप, मेजर्स एंड वे फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस देखो करंट अफेयर से। हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सिनॉप्सिस से ही है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो तो आपके नोट्स में ये चीज़ ज़रूर होगी। CCUS, ये टॉपिक एक कोचिंग से हमने लिया था। करंट अफेयर्स के जब नोट्स बनाते हैं ऑब्वियसली हम 3-4 कोचिंग्स को रेफ़र कर लेते हैं, तो ये करंट अफेयर्स से है। इस लिंक पे आप क्लिक करके देख लेना। क्वेश्चन क्या है, जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज ये टॉपिक है, पोटेंशियल रोल ऑफ दिस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। 2 क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली कभी नहीं पूछा है, न्यू क्वेश्चन है, इसीलिए इसको न्यू में कैटेगराइज किया है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पूछे हैं 2021, 2020, 2020, 2017, ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड जो ये CCUS है क्या होता है और क्लाइमेट चेंज को ये कैसे टैकल करता है, आप इस लिंक पे जाके चेक कर। CCUS डेफिनेशन, टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, रोल इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपने कहीं से भी प्रिपेयर किया हो तो ऑब्वियसली आप कर ले जाओगे, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। यहाँ पे भी जो टॉपिक्स पूछे हुए हैं रेमेडियल मेजर्स और कॉजेज़, तो ये लिंक पे होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जो सी वाटर इंट्रूजन है ये टॉपिक बेसिकली जियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस वजह से जियोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स बनाते हुए ये हेडिंग्स हैं, कॉजेज़ हो गए, इम्पैक्ट हो गए, प्रिवेंशन हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इतनी हेडिंग्स में आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स, अगर आप एक अवेयर सिटीज़न हो UPSC के, तो ये सब आपके नोट्स में ज़रूर होगा। और इससे पहले अगर आप देखो तो पॉल्यूशन ऑफ रिवर पर बहुत रिसेंटली 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वाटर पॉल्यूशन एंड कोस्टल डिग्रेडेशन। कोस्टल इरोजन से अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो कोस्टल मैनेजमेंट की थीम आप बिल्कुल अपने लिए प्रिपेयर करके रखो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। देन इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट, देखो पेरिस प्रोटोकॉल से आप जो जो चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकते हो। देखो एक तो COP26 यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा, तो लगातार 21 में 2 बार पूछा। देन यहाँ पे इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के कमिटमेंट क्या थे पेरिस में। पेरिस में 2-3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कमिटमेंट क्या है, NDC क्या है, और 2022 में क्या चेंज हुआ, और COP 2021 में क्या था, ठीक है। NDCs क्या थे इंडिया के कमिटमेंट, मतलब बेसिकली यही सब हेडिंग है। प्रोग्रेस क्या हुई NDC में, इंडिया ने 2021 में COP 26 में क्या किया, क्लाइमेट फाइनेंस हम पढ़ लेते हैं पेरिस में। देन अपडेट क्या हुए 2022 में, यही सब तो पूछा है, ले देखिए, राइट। इससे आगे मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली नहीं शो करूँगा, ये फाइल आपके पास रहेगी। इस लिंक पे क्लिक करके Ctrl+क्लिक इस तरह से हो जाता है, करके चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज़न एनर्जी प्रोग्राम पे पूछा है। अब फिज़न पे तो पूछना बनता है, फ्यूज़न पे कैसे पूछ लिया। ITR पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो देखो बहुत पहले 1980 में इन्होंने फ्यूज़न पे एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन का टॉपिक आपको दिखाना रेलेवेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़रूर जाऊँगा। देखो रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ा कुछ दिन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर, वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का एक इशू ज़रूर था। जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम जरूर करते हैं। तो फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन क्या है, आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप क्या कर चुके हो, किस तरह के आपके पास रिएक्टर्स हैं, LWR है,
ये जितने भी टाइप के रिएक्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इसका स्टेटस आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी। डायरेक्टली जब किसी चीज़ पे काम करो तो यू फील कि हाँ कुछ तो अच्छा किया है कंट्री के लिए। देन एक अलग चीज़ है कि हम धरती के बाहर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे ढूंढें। जैसे ऑपरेशन जब हम करते हैं स्पेस मिशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में हम पावर कैसे देंगे। इंडिया का जो मून मिशन था उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आपको देखने को मिली। न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोग्राम, यहाँ पे आपको ITR ज़रूर मिलेगा क्योंकि एक ही चल रहा है अभी पूरी दुनिया में, ITR इन फ्रांस। ठीक है, तो यही सारे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स वगैरह, आप अपने आप देख लेना। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली एक थीम यहाँ पे आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसको भी देखना, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में आपको लगातार दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको हम PYQ प्लस कहेंगे क्योंकि एक एक्सपेक्टेड थीम तो नहीं है, बट ठीक है, फ्यूज़न आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करेंगे हम 2047 तक, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे करोगे, और बायोटेक्नोलॉजी कैसे। तो सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स के लिए सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक रिन्यूएबल है, बायो एनर्जी बेसिकली है, बायोफ्यूल्स हम पढ़ते हैं। और दूसरा कि ये सिमिलर थीम है कि हम 2030 तक 50% डिमांड पूरी कर लेंगे, और एनर्जी इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट थीम है। ये देखो यहाँ पे 2005 में भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे, ये एक टॉपिक ही है, नैनोटेक एंड एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट हर कोचिंग में मिल जाएगा आपको रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर। देखो अब तक UPSC जो क्वेश्चन पूछता आया, ये PYQ प्लस क्यों है, एक एक्सपेक्टेड थीम है। अब तक जो नैनो टेक्नोलॉजी है इन्होंने हेल्थ सेक्टर में पूछी है, यहाँ भी रिसेंटली हेल्थ सेक्टर में पूछी थी, या फिर इन जनरल पूछी है कि नैनोटेक की एप्लीकेशन क्या है, नैनोटेक की एप्लीकेशन क्या है। तो उस हिसाब से आप देखो, अगर आप नैनोटेक की एप्लीकेशन पढ़ते हो तो वही आएगी इसके। एग्रीकल्चर तो मतलब एक सब टॉपिक हो गया, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर कैसे इम्प्रूव करेगा, राइट। तो अगर आप ये समझ सकते हो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, देन ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर लोगे। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे देन डेफिनेटली हम बात करेंगे, राइट। देन सेमीकंडक्टर इन इंडिया, ये भी आपको सभी कोचिंग के करंट अफेयर्स में मिलेगा, सिनॉप्सिस में मिल जाएगा, राइट। ये जो थीम है ये क्या चल रही है, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, इससे पहले पॉलिसी, इससे पहले न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इससे पहले कुछ अलग तरह की पॉलिसी। तो साइंस में जब भी कोई मेजर पॉलिसी आती है आज की डेट में, रेयर अर्थ पे लेकर जो पॉलिसी है और सेमीकंडक्टर पे जो पॉलिसी है, ये मान के चलो आने वाले टाइम में एक की रोल प्ले करने वाली है ग्लोबलाइजेशन में और जियोपॉलिटिक्स में। तो इस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछता है। ये जितनी भी थीम्स है ना, सेमीकंडक्टर इन इंडिया, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन चैलेंजेस, ये सब होपफुली आप तैयार करते हो, प्री के लिए भी तैयार करते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिनॉप्सिस में है, हर कोचिंग में आपको मिलेंगे, बस आपको तैयार करना, आँख नाक अपने खुले रखना। साइंस टेक के हमने क्वेश्चंस देख लिए, एनवायरनमेंट के देख लिए, इंटरनल सिक्योरिटी। अब तक कुछ बड़ा थ्रेट तो हमें नहीं दिखा। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इन्होंने कहा फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी न्यू क्वेश्चन है, बट PYQ प्लस में क्यों कह रहा हूँ, देखो फैक्टर्स आपको बताने। आप देखो UPSC ने कैश क्रॉप्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ आप ये येलो हाईलाइटेड देखो, सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स ही हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, जब भी हम क्रॉप या क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं तो उसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके ज़रूर जाएंगे। PYQs का ट्रेंड इतना तो ऑब्जर्व करो, अगर कैश क्रॉप्स लगातार न्यूज़ में है तो उसके फैक्टर, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, 4-5 मेन हेडिंग तो होती है ना, वो तो हम पढ़ेंगे ही, राइट। देन अगला क्वेश्चन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। सिलेबस में भी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में ही है, सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड आइटम। इनफैक्ट ये क्लियरली PYQ से ही आपको बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या पूछा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में सिलेबस में है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 2013, 15, 18, 22, 25, बहुत रिसेंटली इससे क्वेश्चंस UPSC पूछ रहा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में ही ये वाला टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, बेसिकली लिखा सिलेबस में साथ में ही है, फूड प्रोसेसिंग के साथ स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। एंड इन्होंने कहाँ पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया।
तो जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं अगर एक चीज़ के लिए सिलेबस में है तो दूसरे के लिए आप प्रिपेयर ज़रूर करोगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तो इन्होंने स्कोप ही पूछ लिया, स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग तो ये था 2022 का ही क्वेश्चन उठा के इन्होंने चेप दिया। मेजर्स, स्कोप में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मेजर्स मतलब पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, मेजर्स ऊपर के भी क्वेश्चंस देखना, मैंने देखे नहीं बट कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा आपको, राइट। देन एक क्वेश्चन रह गया था कि डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो ग्राउंड वाटर से ना डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये चीज़ हम हमेशा लगातार पढ़ते हैं, कोई भी फैकल्टी पढ़ा दे, कोई भी कोचिंग के नोट्स हों, सब जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। फैक्टर्स क्या है यहाँ पूछा है, यहाँ फैक्टर्स पूछा है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ग्रोइंग नीड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, क्योंकि वाटर डिप्लीट हो रहा है। सिमिलर फैक्टर्स आएंगे, मेजर, सॉल्यूशन एंड स्टेप्स, सिमिलर चीज़ आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम फ्रेश वाटर देखते हैं तो मोस्टली उसमें ग्राउंड वाटर आता है या फिर रिवर, जो कि रिवर हमारा फ्रेश वाटर बचा नहीं, तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे मोस्टली उसमें ग्राउंड वाटर ही आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, स्टैटिक, सब जगह आपके नोट्स में होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग हमने देख लिया। अब सबसे डिफ़िकल्ट जो मेरे लिए कि एक बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस, कोई भी रिपीटेशन जहाँ नज़र नहीं आता है, एक क्वेश्चन है इंक्लूसिव ग्रोथ से। इंक्लूसिव ग्रोथ से अगर आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे पूछे, मैं रिसेंटली आपको दिखाना चाहूँगा। 82 के बाद इन्होंने 2012 में क्वेश्चन पूछा, ये 91 का क्वेश्चन है, ठीक है। 82 के बाद इन्होंने पूछा 91 में, उसके बाद 2012, 13, 14, 15, 16 में पूछा है, ठीक है, 17 में पूछा, उसके बाद एक साल का गैप ले लिया, 19 में पूछा, देन 20 में, 21 में, 22 में, 23 में शायद नहीं पूछा था, उसके बाद 24, 25। तो ये एक ऐसा टॉपिक है सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो जितने भी रिलेटेड थीम्स हैं वो आप पढ़ लो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल HDI से रिलेटेड है। ये इंक्लूसिव क्या है, जैसे स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस, तो ये IHDI, जब भी हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। HDI में जब भी हम शॉर्ट कमिंग्स पढ़ते हैं उसमें इंप्रूवमेंट्स क्या हैं, हम प्रीलिम्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंक्लूसिवनेस के लिए। सेम वे में IHDI भी इंक्लूसिवनेस के लिए है। तो प्रीलिम्स की नॉलेज काफ़ी काम आ रही है, एटलीस्ट इकोनॉमी में। HDI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने पहले भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे न्यू क्वेश्चन ही कहेंगे, हालांकि HDI वगैरह हम पढ़ते हैं तो लोगों ने किया हुआ। देन एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडियन इकोनॉमी पे ये टॉपिक आपको मिलेगा सिनॉप्सिस में, मेंस इन 300 टॉपिक में। हाउएवर प्रोटेक्शनिज्म ऐसा तो है नहीं कि अभी पहली बार आप पढ़ रहे हो, 2016 से लगातार न्यूज़ में है। क्वेश्चन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या हैं। अब एक स्टूडेंट ने बस इतने का ही आंसर लिख दिया, इंट्रोडक्शन लगभग 1.5 पेज में लिख दिए। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि जब दुनिया फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरलिज्म से प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरलिज्म पे जा रही है, उस टाइम पे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस कैसे मीट कर सकते हो। भाई प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों चीज़ों पे आप बात करो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना। WTO से भी क्वेश्चंस वगैरह दिखते हैं कि एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स हो गए, ये सब चीज़ें 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था इससे। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती हैं, और जब ट्रंप सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्या आता है, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देन अगेन एक ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको आप इंडिया की जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसके लिए कैसे कर सकते हो। प्रीलिम्स का टॉपिक है तो प्री का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये फिजिकल पॉलिसी के लिए किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। बाकी कोई भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो टोटली न्यू क्वेश्चन है, राइट। देन ये वाला क्वेश्चन PLI क्या है, इसके अचीवमेंट क्या हैं, इसकी फंक्शनिंग और आउटकम कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो ये टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। एंड रिसेंटली भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में MSME से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके पहले भी क्वेश्चन है। स्मार्ट जैसे GS1 में स्मार्ट सिटीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सब चीज़ों में पूछ चुका है, ठीक है। तो जब भी कोई एक बड़ी
इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, ये वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में जो आई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, 2017 में क्वेश्चन पूछा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कभी मेजर जो न्यूज़ में आए वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। PLI एक ऐसी स्कीम है जिसका फ़ायदा लगभग हर इंडस्ट्री ने उठाया है। PLI देखो, अगर आपकी फ़ीचर्स हैं, टारगेट सेक्टर्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सब है, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, यही है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बेसिकली वे फॉरवर्ड, अचीवमेंट, ये आप अगर परफॉर्मेंस तैयार करते हो किसी भी स्कीम को, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर करो। जैसे मेक इन इंडिया के 10 साल हो गए तो उसकी परफॉर्मेंस आपको तैयार करनी चाहिए। रैशनल जब आप करते हो तो बेसिकली की फीचर्स ही होते हैं, उसी में रैशनल आ जाता है कि क्या ज़रूरत है इस स्कीम की, ठीक है। तो ले दे के ये कहानी रही GS3 की। GS2 और GS4 के क्वेश्चंस आने बाकी हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग के जो ये लेक्चर्स हैं ना, यहाँ पे GS1 का है, इधर GS ये 2024 के हैं, देन GS1 2 3 4 2023, 2022, 2021, 2020 के 19 तक के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट है दैट इज़ मदर ऑफ ऑल PYQs बेस्ड प्रिपरेशन फॉर मेंस। जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, दे आर डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम सिनॉप्सिस IAS, जो कि होना चाहिए। मैं आपको भी ये कहता हूँ कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो या फिर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना कि PYQs ही की हैं। इसके साथ में जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हैं वो भी की है। PYQs ही के साथ में प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स, स्पेशली GS3 में। पिछले साल भी ये चीज़ दिखी थी, इस साल भी ये चीज़ दिखी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पिछले साल का ट्रेंड था वो इधर भी है। यहाँ आप थंबनेल देखो कि ये इतने क्वेश्चंस ऑप्शनल से हैं। तो GS3 में जो ऑप्शनल मेनली आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देख लेना, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल GS3 से बहुत ज़्यादा मैच करता है। साइंस टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के भी काफ़ी टॉपिक मैच हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी UPSC प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमने UPSC 2025 के क्वेश्चंस एनालिसिस करते हुए GS 1 2 3 के पेपर्स का एनालिसिस किया। ये देखा कि कैसे PYQs 10 साल नहीं लेकिन 40-45 ईयर्स के PYQs आपके लिए जेन्युइनली हेल्प कर जाएंगे। आप दूसरों से माइल्स अहेड निकल जाओगे, राइट। और GS4 तो फिर है ही 2013 के बाद की एक एडिशन UPSC ने जो की। स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में, मेरा नाम है कृष्णा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जिस तरह से लास्ट ईयर भी मैंने कहा PYQs से अभी डायरेक्टली रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। GS 1 2 3 में रिपीट हो जाएंगे, यहाँ भी होंगे, लेकिन GS4 में आपको थीम्स ज़्यादा रिपीट होती दिखेंगी, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते दिखेंगे। एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखो, टोटल 7 टॉपिक्स हैं GS4 में, 8वां है केस स्टडीज़। इमोशनल इंटेलिजेंस से इस साल कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत रेयर ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। GS2 में एक दिन पहले इन्होंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की एप्लीकेशन किसी चीज़ में। अगले ही दिन इन्होंने सिग्निफिकेंस पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, रोल बता दो किसी चीज़ में, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, 2019 से पूछना शुरू किया। GS4 में पूछ रहा है, देन GS2 में पूछा। ये GS4 का क्वेश्चन है, ये GS4 GS2 दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने शॉर्ट नोट भी पूछा। शॉर्ट नोट आपके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। जब भी आप कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हो या फिर कोई टॉपिक जो आपने देख लिया कि लगातार PYQ उस पर पूछे हुए, तो आप तैयार कैसे करते हो? कुछ मिनिमम हेडिंग तो है ही, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है? इंट्रोडक्शन के बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट या बैकग्राउंड, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इसके बाद थिंकर्स ने कुछ क्या कहा होगा, किसी ना किसी ने कुछ कहा होगा। देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट, द आइडिया, क्या रियल कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आपके एजम्पशन हो सकती हैं। मेन पोस्टुलेट्स या जो मेन पॉइंटर्स हैं वो हो सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन इन इंडिया, एप्लीकेशन इन वर्ल्ड, ये हम बात कर सकते हैं, राइट। इसके बाद मेरिट, डीमेरिट या लिमिटेशन, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ हो गया था। तो ये होती है बॉडी जब हम बॉडी बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है। एक दिन पहले इन्होंने पूछा, अगले ही दिन आपसे पूछ लिया, राइट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन। मैं ऑर्डर में नहीं, सिलेबस में जिस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए उस वे में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है, मोरालिटी ऑफ दिस समथिंग पे। टॉपिक क्या है, लॉ एंड एथिक्स। कहाँ आता है ये, लॉ एंड एथिक्स कहीं तो नहीं है। सिलेबस में टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके अंदर आप देखो एथिक्स है, एथिक्स वैल्यूज एंड लॉ एंड एथिक्स। लास्ट ईयर इमैनुअल कांट की एक लाइन उठा के पूछ ली थी, इन लॉ मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वॉयलेट्स राइट्स ऑफ अदर, इन एथिक्स ही इज़ गिल्टी अगर उसे लगता है कि मैं खुद गिल्टी हूँ तो। इस बार इन्होंने स्वामी विवेकानंदा की कोटेशन पूछ ली है। स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट इन लॉज बट इन मोरालिटी ऑफ पीपल। तो जब भी हम लॉ देखते हैं, लॉ एंड एथिक्स देखते हैं, क्वेश्चंस आप देखो 2015 में लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंस पूछा, यहाँ लॉ से रिलेटेड। लॉ एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में ना होने के बावजूद। हालांकि एक टॉपिक आपको ज़रूर दिखेगा कि लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, यहाँ पब्लिक इस वाले में कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, बट वो अलग थीम है, ये अलग थीम है, तो आपको तैयार करना चाहिए। एंड कोटेशन पे अगर आपको आंसर लिखने नहीं आते देन गो टू दिस प्लेलिस्ट, इसमें जो फ्री वीडियोस भी हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो यहाँ थंबनेल पे दिख रहा है, राइट। देन आंसर ना पता हो, मास्टर कैसे करना, ये सब मतलब सिर्फ थंबनेल नहीं है, क्लिक बेट्स नहीं है। केस स्टडीज़ अगर आप 41 मिनट इन्वेस्ट कर जाते हो, 5 साल पहले का वीडियो आज भी हेल्पफुल है। जो मैंने आपको थीम्स बताई कि शॉर्ट नोट या किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे बात की है मैंने 300 और 320 कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो इस वे में आप फ्री रिसोर्सेज सिनॉप्सिस आइज के यूज़ कर सकते हो, बाकी लोगों ने भी पढ़ाए होने चाहिए, ठीक है। चलो ये कोटेशन है, कोटेशंस कैसे लिखनी है ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। 10 नंबर में सारे क्वेश्चन पूछता ही है GS4 में। देन अगला क्वेश्चन, टॉपिक क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं है, मतलब इसका तो एटीट्यूड बहुत गंदा ही है, वो ऐसा नहीं होता। अभिवृत्ति, आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड में जो क्वेश्चंस हैं, सिलेबस में थीम है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, राइट। ये है क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो, या तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ एटीट्यूड। कंट्रीब्यूट क्या करता है पॉजिटिव एटीट्यूड में, फॉर्मेशन, बिल्डिंग, फॉर्मेशन, ऑल्टरिंग एटीट्यूड, सारी चीज़ें एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर है। अब भले इसने कुछ कह दिया हो विलियम जेम्स ने, क्या हो गया, विलियम जेम्स ही है क्या पहले कुछ कहने वाले, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग एटीट्यूड। भाई ठीक है, अपना एटीट्यूड आप ठीक कर लो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। ऊपर ये सब क्वेश्चंस और क्या है, यही सब तो आपको बताया, अपनी लाइफ में नज़रिया ठीक करो, आप ठीक हो जाओगे। जो भी आपके एंशंट हिस्टोरिकल इंडियन वेदास, महाभारत, सब में क्या सिखाया गया है, महाभारत की पूरी कहानी कहाँ घूमती है, एटीट्यूड के इर्द गिर्द घूमती है। रामचरितमानस कहाँ घूमता है, एटीट्यूड के इर्द गिर्द। अगर आप रिलीजन में नहीं मानते तो मूवीज़ देख लो यार, बाकी छोड़ो, राइट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं यही कहूँगा एक रिपीटेड थीम है बहुत। GS4 में आप देखोगे ना तो ऐसी जो थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछता है, पता नहीं क्यों, ठीक। कुछ टॉपिक्स कभी टच नहीं किया। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा कि अगर आपको किसी भी टाइप की सोशल री इंजीनियरिंग करनी है, सामाजिक पुनर्रचना करनी है, बाइक कैसे, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। सिविल सर्वेंट मस्ट यूज़ रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये सिलेबस में कहाँ है ये बताना है। एक तो आपको आंसर राइटिंग आती हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इससे जब आप रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़, अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, ये सब वैल्यूज़ सिलेबस में दी हुई हैं। इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टार्टिंग में जब पेपर नहीं हुआ था, लोगों को पता नहीं था यूपीएससी क्या पूछेगा, तो यूपीएससी ने एक सैम्पल पेपर निकाला 2013 में, वहाँ ऐसा क्वेश्चन दिया। अगले ही साल जब पेपर हुआ तो उन्होंने वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। तब से एप्टीट्यूड और सोशल वैल्यूज़ पे 10 एसेंशियल वैल्यू पूछ लिए, कभी 5 एथिकल ट्रेट पूछ लिए, कभी 3 पूछ लिए, कुछ ना कुछ ये पूछ ही रहा है। तो अभी क्या है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। बेसिकली एप्टीट्यूड का मीनिंग यही है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग। 2 तरह के एप्टीट्यूड होते हैं, एक वो जो इनेट होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं, मान लो कोई पैदाइशी बहुत बढ़िया सिंगर होता है तो होता है। दूसरे एक्वायर्ड होते हैं, जैसे आप लर्न, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आप सीख सकते हो, राइट। तो एटीट्यूड टॉपिक में अगर आपने पढ़ा हो, एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड पढ़ा हो, देन ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। देन अलग टॉपिक जो है वो आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, डिवोशन टू पब्लिक सर्विस, इसी टॉपिक में है, एप्टीट्यूड में ही दिख रहा है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ में एक वैल्यू है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तीसरा 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन है जो अब इस टॉपिक से पूछा गया, जो अपनी ड्यूटी को लेकर डिवोटेड है, हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ अचीव करता है।
इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। इन्होंने शॉर्ट नोट पूछ लिया। अब अगर आपको शॉर्ट नोट का मतलब पता है तो यू नो काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं। डिफेंस सर्विसेज में कई बार लोग अपनी जीवन उत्सर्ग देने तक के लिए तैयार रहते हैं, क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज सिलेबस में बहुत छोटी सी थीम है, जो भी थीम्स हैं उनके बारे में इर्द गिर्द आगे पीछे थोड़ा बहुत पढ़ो देखो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर और उनका आज की डेट में रेलेवेंस। कभी नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट तो नहीं होंगे अभी, लेकिन क्वेश्चन देखो आप यहाँ देखो इंडियन थिंकर्स पे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मोस्ट रेलेवेंट टुडे, मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, यहाँ बस मेजर टीचिंग में महावीर, रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, रेलेवेंस टुडे, रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो जो भी बड़ी मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं उन पे आप ये क्वेश्चन मान के चलो, तैयार करो। कल की डेट में गांधी पे ये क्वेश्चन पूछ ले, आज से 30 साल बाद मोदी जी के ऊपर पूछ लेगा, व्हाट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ अमित शाह, हू नोस। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे साउथ इंडिया के जो लोग हैं, तिरुकुरल अगर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर आई थिंक यही नाम है, दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ, कितने ट्रबल हैं आप, राइट। बेसिकली ये क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं सॉल्व, आप देखो PYQs में थिंकर्स में क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंडियन थिंकर्स में कलाम एक थीम है जो रिपीट हो रही है, स्वामी विवेकानंदा एक थीम है जो रिपीट हो रही है लगातार, गांधी जी एक थीम है जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन इन्होंने इंडियन थिंकर्स इन जनरल पूछे, फिर थिंकर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो, द वी कैन नेवर फॉरगिव, पार्ट ए, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, पार्ट बी, 2 पार्ट में कोटेशन इन जनरल यही होती है, ठीक है। आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम्स डिजायर्स, राइट, 2 या 3 पार्ट में कोटेशन है, ठीक है। जैसे पीस विद इन आवर सेल्फ, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन आउटर वर्ल्ड अंटिल वी अचीव इन इनसाइड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है एक ये क्वेश्चन, और अगर आपने वो सब क्वेश्चन लिखने सीखे हैं या एक बार भी लिख के देखे हैं तो ये क्वेश्चन फिर डुएबल होना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन, थिंकर्स यूनिट है, थिंकर्स में, इंडियन थिंकर्स में तिरुकुरल वाला, तिरुवल्लुर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मुसीबत में शांत रहते हो तो मुसीबत ही परेशान होगी, राइट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, डुएबल करना चाहिए, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि यार पता नहीं क्या पूछ रहा है UPSC ने, पूछेगा नया ही पूछेगा, ठीक। देन ये लॉज और मोरालिटी वाला हम ऊपर लॉ टॉपिक में देख चुके हैं, विवेकानंदा से रिलेटेड रिसेंट क्वेश्चन ये पूछे 2024 में ही इन्होंने पूछ लिया था, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक है एथिकल डिलेमा। अब सिलेबस में कहाँ है, सिलेबस में टॉपिक थीम है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज, उसमें है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सिलेबस में तो ये लिखा है एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि क्या होते हैं, इन्होंने एथिकल डिलेमा पे ही पूछ लिया। इन जनरल पूछा है एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, सिनॉप्सिस पे ना फ्री रिसोर्सेज में एक फाइल पड़ी है उसमें तक ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। देन यहाँ एथिकल डिलेमा रिजॉल्व करने पे बताया है कि एथिकल डिलेमा किसी एक चीज़ में क्या है, ये 2025 का क्वेश्चन है एंड ये 2025 का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एथिकल डिलेमा में है। क्वेश्चन देखते हैं पहला, आज की डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने रिवॉल्यूशनाइज किया है हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को, लेकिन इसने कुछ एथिकल इश्यूज़ भी दिए हैं। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एक और थीम है सिलेबस में वो आती है इंटरनल सिक्योरिटी में, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आप ये भी करो, इसको GS4 के कॉन्टेक्स्ट में भी करके देखो साथ में, राइट। ये हैं सारे इम्प्लीकेशंस क्या हैं सोशल नेटवर्किंग। इनफैक्ट GS3 के अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हैं ना तो ये आप जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाओगे। देन अगला क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में नेशनल सिक्योरिटी रखनी, ठीक है, रखो। एथिकल डिलेमा आपको बताने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। GS1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, वही क्वेश्चन इसी साल फिर सेम थीम पे पूछ लिया, ठीक है। तो एथिकल डिलेमा आपको रिजॉल्व करने आनी चाहिए, उससे रिलेटेड इश्यूज आपको पता होने चाहिए। देन अगला क्वेश्चन आपका हो ये रेगुलेटर, एक तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज को एक इनेबलर की तरह, फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ की तरह काम करना चाहिए, जो GS2 में थीम है, पहले वो देखते हैं। GS2 गवर्नेंस में लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। इसमें रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी जब आप देखोगे तो इस साल आप देखो
2025 में GS1 में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, एंड GS4 में ये वाला क्वेश्चन। GS1 में क्या पूछा, इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक व्यू, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ क्या है, इनेबलर एंड फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ रैदर देन रेगुलेटर, ये बताना आपको, मेजर्स बताने। तो रोल में आप देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ क्यों है, अगर आप ये देखो 2014 का, कितनी बढ़िया लाइन है, कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज इंडिया में स्लो चेंज का कारण रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज आपको तैयार करना है। इस साल आप क्वेश्चंस देख रहे हो GS1 के 2 में, 2 के 3 में, 3 के 4 में, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ अगर आप GS4 में देखोगे सिलेबस में एक टर्म लिखा हुआ है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, लॉ रूल रेगुलेशन, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस साल इन्होंने लॉ से अलग थीम पे क्वेश्चन पूछा है। 2020 में यहाँ लॉ रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कंसाइंस से रिलेटेड इन्होंने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 में पूछा, 2023 में 2 बार पूछे इनफैक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है यहाँ भी, राइट। एंड जो रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रूल एंड रेगुलेशन पे 2022 में पूछा, एंड यहाँ भी इन्होंने पूछा हुआ है, ड्यूटीज़ के टाइम पे रेगुलेट कैसे करते हैं सिविल सर्वेंट्स, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एज अ डिप्लोमेसी। अगेन टॉपिक कहाँ आता है, सिलेबस में है एक टॉपिक, एथिकल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सारे हैं, 2 थीम्स हैं, इंटरनेशनल फंडिंग है एक, उससे एक ही क्वेश्चन पूछा आज तक 2023 में, लेकिन इसमें एथिकल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन जनरल पूछा है। यहाँ क्वेश्चंस देखो क्या पूछे, स्ट्रेंथ पीस सिक्योरिटी, ठीक है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। रिफ्यूजी, रशिया एंड यूक्रेन वॉर लॉन्च करते हुए क्या एथिकल कंडीशन है, प्री कंडीशंस क्या हैं, ये पूछा। देन ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का, 2022 में ये पूछा। 2024 में इन्होंने पूछा कि मेजर वेपन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉर हो, लोग मरे कटे जो भी हो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ऊपर है, ठीक है। ये वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे किसी ने भी कहा हमें मतलब नहीं, वॉर एक डिप्लोमेसी है बाय अदर मीन्स, युद्ध ही है एक कूटनीति, युद्ध से बड़ी कूटनीति कहाँ है, बट बाय अदर मीन्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस यही हैं। एथिकल इश्यूज़, लिटरली अगर आपने ये क्वेश्चन किया है देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पास एक हलवा टॉपिक होना चाहिए, तो बैठे रहो फिर, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क कल्चर, 2023 में पहली बार क्वेश्चन पूछा, वर्क इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि कोड ऑफ एथिक्स पे देखें एक बार क्या क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, डिफरेंस पूछा है, एंड यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क कल्चर क्वेश्चन ये है, आप ये ध्यान रखो, ये पहली लाइन ये ना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लाइंस बेस्ड वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क कल्चर के लिए क्या सुटेबल मेजर्स हैं, ठीक है। एक अच्छे वर्क कल्चर में कोएर्सन, ज़बरदस्ती, और मतलब बताओ, तो बेसिकली मेजर्स हैं और क्या है। देन अगला ही टॉपिक आता है सिलेबस में, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। 2 जगह है फंडिंग, एक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग, ये अलग टॉपिक है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड अलग है, जिससे 2019 में क्वेश्चन पूछा, अब 2025 में क्वेश्चन पूछा। 2019 में पूछा था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी पूरी कहानी बताई कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड क्या है, क्यों ज़रूरी है, वही लाइन इन्होंने घुमा फिरा के थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन कर दिया। रीजंस बताने हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन, वही टर्म इन्होंने यहाँ डाल दिया, अंडर यूटिलाइज एंड मिस यूटिलाइज। इम्प्लीकेशंस, रीजंस पहले पूछ लिए, यहाँ मेजर्स बता दो आप, ठीक है। जब भी हम अगेन एक कोई थीम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेज, वे फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इनफैक्ट ये कॉजेज़ हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज है, वे फॉरवर्ड है, मैक्सिमम जो यूपीएससी कर सकता था वो इन्होंने कर दिया है, राइट। तो इस तरह से यूपीएससी ने GS4 में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको क्या करना है, मेंस आंसर बिल्डिंग जो प्लेलिस्ट है, इसमें फ्री वीडियोस देखो, पहले यहाँ GS2 का वीडियो पहले रिलीज़ होगा, फिर GS4 का वीडियो रिलीज़ होगा, आज ही होंगे दोनों। फ्री कोर्स, नॉट इवन पेड कोर्स भी है, राइट एंड मेंस आंसर बिल्डिंग, बट ये फ्री कोर्स भी आपकी प्रिपरेशन को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आप ये वीडियोस देख के बिल्कुल कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनॉप्सिस IAS। मिलते हैं ऑप्शनल के जो एनालिसिस है उसमें, तब तक के लिए ध्यान रखिए।